अच्छा बच्चों, आज सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग भी समझा जाता है। हमारे लॉन्ग इसके बाद जितने थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों का बेटा मैं सबसे पहले बात करूंगा। आज आपका नया डे स्टार्ट है, हर एक को इस डे का इंतज़ार रहता है ताकि बच्चे को पता हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जो डेज गुजरा है मैं उस डेज की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि कुछ बच्चे किस तरह अपने आप को नीचे गिरा देते हैं, और वो भी एग्जांपल दूंगा कि किस तरह कोई बच्चे अपने आप को ऊपर उठा लेता है। मैंने इतनी देखी है मिसालें, मैंने इतना देखा है कि मुझे पता है कि कौन बच्चा किस लेवल पे पहुंच चुका है। कल का डेज का इंतज़ार सबको था कि आज हमें पता चले कि अब हम किस काबिल बैठे हों। एक बच्चा जो मैट्रिक में 880 मार्क्स ले लेता है, ठीक है, उसका पहले जो इंटर में आता है तो वो इसको इम्प्रूव करने की बजाय, दो बच्चे यहाँ, तो इसको कोई इम्प्रूव कर लेगा या इसको गिरा देगा। जब वो गिराएगा तो उसकी रीज़न क्या होंगी, कोई 3 से 4 रीज़न होंगे। यहाँ तो आपकी एज ऐसी है कि आपको कंपनी इस तरह मिल जाएगी, कि आपके वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। या नंबर 2 पे आप फोकस ही नहीं करोगे। आप फोकस ही नहीं करोगे कि आगे आपके लिए क्या है, आगे आपके फ्यूचर में क्या है। मैं एक बच्चे की मिसाल देता हूँ, नाम नहीं लेता। मैट्रिक में मेरे पास आया था, उसके आए थे 900 समथिंग मार्क्स आए थे। मैट्रिक में आए से तकरीबन 4 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। मैट्रिक में उसके आए थे 900। इंटर में उसने रख दिया एफएससी प्री इंजीनियरिंग। एफएससी प्री इंजीनियरिंग में उसकी एक सप्ली एक केमिस्ट्री की। मैट्रिक में उसे समझाते रहते थे कि बेटा अपना थोड़ा सा ना फ्यूचर पे ध्यान दो, थोड़ा सा ना फ्यूचर पे, थोड़ा सा फ्यूचर पे ध्यान दे दो ताकि तुम्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं जी सर हो जाएगा, नहीं जी सर हो जाएगा, सर टेंशन ही नहीं है मुझे, मुझे पता हो जाएगा। उसने मैट्रिक कर ली 880 के साथ। फिर उसकी मुस्कुराहट मैंने देखी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो समझाने के लिए क्या, तो मुझे नज़र आ रहा था कि उसकी मुस्कुराहट में टोंट है कि देखें सर हो जाएगा। उसने 880 मार्क्स ले लिया। इंटर में आ गया, इंटर में मेरे पास तो नहीं आया, मैट्रिक से मेरे पास था। इंटर में आ गया ना, इंटर आया ना सेकंड ईयर मेरे पास आया। तब आया जब सप्ली कवर करनी थी उसने, यानी थर्ड ईयर में जाके मेरे पास आया, कि यानी 2 ईयर गुजरने के बाद। अब 880 मार्क्स थे उसके। मुस्कुराहट थी उसकी, बड़ी मज़े की मुस्कुराहट थी कि पता चल रहा था सर आपको कहा था ना हो जाएगा। जिस अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर जिस टेंशन क्यों ले हो जाएंगे, जिस मैथ्स दावत खिला रहा है किस वजह से, कि सर 1000+ नंबर आ जाएंगे, जबकि सर ने कहा था कि 900 भी मुश्किल है। तो मैंने कहा था 900 भी तुम्हारे मुश्किल है। हाँ, तो ये एक बेसिक होती है कि बच्चे कितनी मुस्कुराहट के साथ आंसर देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इसी तरह मैं तहा के भाई की अहमद की बात करता हूँ। मैट्रिक इसने रख ली बायो के साथ, तभी इसको मैंने कहा था कि बेटा आपके लिए मुश्किल है, थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन मैट्रिक कर ली। अब आगे इंटर में, इंटर में आगे सामने उसने क्या गुल खिलाए। मैं भी बात कर रहा हूँ इसको, इसकी कंपनी ठीक भी थी और नहीं भी ठीक थी, और ये बैड कंपनी की तरफ जा रहा था। मैट्रिक में बैड कंपनी नहीं थी, इंटर में मिलती है बेटा। इंटर में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, कहते तो अभी भी बच्चा है, अभी भी तेरी हरकतें बच्चे वाली हैं, अभी भी तो डिपेंडेंट है, जा तो किसी काम का नहीं। तो ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं कि आप मजबूर होते हो, इतना मजबूर होते हो कि आप वो चीज़ करने में लग जाते हो। आप ब्रेन आपका इतना प्रेशराइज होता है और इतना फ्रेश हो जाता है उनके बातों से कि आप कहते हो कि मैं छोटा हूँ, मैं बर्गर बच्चा हूँ, मैं मम्मी डैडी हूँ, ऐसे की तैसे चलो शुरू करते हैं। तो एक तो कंपनी बड़ा इफेक्ट करती है। उसके बाद फोकस उसका नहीं रह पाता, जब कंपनी ऐसी होती है वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। इसमें मेहनत की ज़रूरत है बेटा आपको। जब इस बॉक्स से निकलते हो ना बाहर, तो इसके बाद आपकी मेहनत है, और मेहनत यही तो मेहनत है बेटा। इसमें आपने क्वेश्चन मार्क लेना है, यही तो मेहनत है आपकी बेटा।
ये नंबर इतने डिपेंड नहीं करते यार जितना ये फ्यूचर बनाता है आगे आपका। ये नेक्स्ट जो बॉक्स है ना, ये आपका फ्यूचर बनाता है। लिखा जो है वो किस्मत में मिलना ही है। बच्चे अक्सर कहते हैं सर जो लिखा वो किस्मत में मिलना ही है, लेकिन किस्मत आपने डिसाइड करनी है कि आपने कहाँ जाके अपनी किस्मत को डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंपनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक कंपनी है। किस्मत ऐसे आजमाई जाती है, घर बैठे नहीं आजमाई जाती कि किस्मत में मिलना ही मिलना है। अब इसको 2 एम्प्लॉय की जरूरत है। कितने? 2 एम्प्लॉय की जरूरत है। आप और एप्लीकेशन वाले इसके पास 10 हैं, और इसने इन 10 में से 10 में से कितने उठाने? 2 उठाने। आप इन 10 में होगे तब आपकी किस्मत होगी कि क्या पता वो आपको उठा ले। अब जब इन 10 में से नहीं होगे तो आपकी किस्मत क्या होगी? होगी कुछ किस्मत। तो आप किस्सा कह सकते हो कि सर घर बैठे हमारी किस्मत में जो होगा, लेकिन उस किस्मत के ऊपर आओ तो सही। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी लेनी है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर बैठोगे तो आपकी किस्मत देखी जाएगी, या घर बैठे आपकी किस्मत देखी जाएगी। तो इसी तरह इसने बेवकूफ़ी की, फर्स्ट ईयर एंजॉय की, खूब एंजॉय की। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में सप्ली आ गई, फिर भी टेंशन फ्री, एक ही सप्ली है, कोई बात नहीं। मैंने बाकी तो क्लियर, नंबर तकरीबन 200 समथिंग बने। आगे यूनी में तो एडमिशन नहीं मिलना था, लेकिन टेंशन जो उसको थी ना, वो उसे मैं देख सकता था। तो उसको कितनी टेंशन थी। आफ्टर सप्ली तो बहुत टेंशन होती है। आगे गलती से किसी बच्चे की सप्ली आ जाए ना, उसके जो एक्सप्रेशन दिल में बैठे हो, घर बैठ के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो मैं शो नहीं करवाता, लेकिन जो फीलिंग होती है वो मैं जानता हूँ। उसको कितना दुख होता है। वो अपने आप को कोसता है कि काश मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता, ये जो 5 नंबर है ना ये भी आ जाना। दुख होता है बेटा, सप्ली का किसको दुख नहीं होता। जब इंसान नीचे गिरता है तो उसको चोट लगती है, किसको नहीं लगती चोट? लगती है। वो जाहिर सी बात है, वो कितना आपके सामने शो करता है। कोई ढिंडोरा पीटता है चोट लगने के बाद, कोई बर्दाश्त कर लेता है। तो यहाँ से जब ये यहाँ गया ना तो सप्ली आ गई केमिस्ट्री में। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इसकी केमिस्ट्री में सप्ली, क्योंकि मेरे पास थोड़ी था। वो सेकेंड ईयर में गया, उसने इरादा किया मैं खूब पढ़ूंगा, थोड़ा सा मेच्योर हो गया। लेकिन उसकी बैड कंपनी जो फर्स्ट ईयर की थी ना, वो इम्पैक्ट डाल चुकी थी उसे। वो सेकंड ईयर में थोड़ा सा अपने आप को स्टे करना भी चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। फिर उसकी केमिस्ट्री में ही सप्ली है, और नंबर बने 500। नेक्स्ट ईयर मेरे पास आया, मैंने कहा तुम्हारी केमिस्ट्री की सप्ली नहीं क्लियर हो सकती बेटा। बहुत 40 दिन बाद पेपर दे रहा था, तो मैंने कहा बेटा 40 दिन के अंदर दोनों सब्जेक्ट की सप्ली नहीं क्लियर हो सकती, क्योंकि तुमने जिसने साल पूरी वो क्लियर नहीं कर पाया, 2 साल नहीं क्लियर कर पाया, वो 40 दिन के अंदर कैसे कवर करेगा? 2 दिन बैठा है मेरे पास, 3 दिन बैठा है, बोर हुआ है, टफ लगा उसे केमिस्ट्री, क्योंकि याद बहुत करनी पड़नी थी। फिर सप्ली आ गई, फिर उसने कहा नेक्स्ट ईयर दूंगा। मुझे ये कह के चला गया सर नेक्स्ट ईयर दूंगा। उसने जॉब ढूंढ ली। अब वो जॉब कर रहा है ना, वो जॉब जो उसने ढूंढी, अब उस जॉब से वो अभी तक पछतावा कर रहा है। मिलता है मैं भी जाता हूँ, क्योंकि वो जॉब मेडिकल स्टोर में है, वो मिलता है, मैं भी जाता हूँ, लेकिन जो उसकी आंखें बताती हैं ना, वो नज़र आता है, वो नज़र आता है। वो भी यही कहता था, बच्चे यही कहते हैं जो फ्यूचर में, लेकिन उस फ्यूचर के अंदर बैठो तो सही, उस किस्मत के अंदर बैठो तो सही। अगर आपने मेडिकल की फील्ड के अंदर जाना है तो थोड़ी एंट्री लो तो सही, क्या पता आपकी किस्मत हो, क्या पता वो 2 सिलेक्ट करने, 8 रिजेक्ट भी तो करने ना, लेकिन किस्मत इधर आजमाई जाएगी ना। आपको पता होगा कि मेरी किस्मत नहीं थी, इधर आके पता चलेगा आपकी किस्मत नहीं है। इधर बैठ के नहीं पता चलेगा कि आपकी किस्मत है या नहीं है। मैट्रिक में जाके ये नहीं कहना मेरी किस्मत नहीं है। अशारिफ नाम बेटा लड़का, सीधा सीधा वो मुझे सीधा कहता है सर जो है मेरे पास मैं कर लूँगा, मेरे पास बाबा का बिजनेस है, मैं वो संभाल लूँगा। आपको पता है मेरे बाबा का भी बिजनेस था, और अच्छा खासा बिजनेस था, कहाँ गया? सारा डूब गया, सारा डूब गया, कहाँ गया? तो किस्मत, जब आप कहते हो ना कि मेरे पास है, तो पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। जब आपको लगता है ना कि मेरे पास बनाना है मैंने, तब आप बनाते हो। जब कहते थे कि मेरे पास कोई चीज़ है तो वो ख़त्म होती है, वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करती। ये जो बच्चे कह देते ना कि मैंने अपने बाबा का बिजनेस संभालना है, मैं ये करना है, मैं वो करना है, वो बिजनेस नहीं संभाल पाते।
100 में से कोई एक संभाल पाएगा, वो भी सही तरीके से नहीं, वो भी बड़ी दफ़ा चोट खाएगा। ऐसी कई एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने दे सकता हूँ, कितना कितना लॉस कर चुके हैं और अभी तक बिजनेस उन्होंने बाबा का संभाला नहीं है, लेस्ट ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके दोस्त की एग्जाम्पल, आपके क्लास फेलो की एग्जाम्पल है जो मैट्रिक में आपके साथ रहा, उसका भाई ऐसा करता है, अभी तक करता है। तो ये कहना कि जो चीज़ बनी है उससे चलाना है, वो मज़ा नहीं आता। जो चीज़ नहीं आपके पास है उससे चलाना, उसका मज़ा आता है। तो इस पे इतना गम नहीं करो। अगर आपने इम्प्रूव किया है, लेट करो आपके मैक्सिमम नंबर बनते थे 700 और आप जंप कर रहे हो 900 के अंदर, तो आपका ये 200 इम्प्रूव है। आप इस 900 को जंप करो 1100 के अंदर, फिर इस 1100 को जंप करो, इम्प्रूव करते नजर आओ। इस तरह की हरकत नहीं करनी कि 880 से आप 550 में बैठ जाओ। तो इम्प्रूव करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़नी है। आपको एक जगह अपने आप के साथ स्ट्रगल करना पड़ना है। ये मैट्रिक अगर इतने नंबर दे रही है ना, तो इंटर इस आसानी से ये नंबर नहीं देगी। इंटर आपसे मांगेगी, मेहनत मांगेगी। अगर मैट्रिक आपने 4 घंटे के लगा के पढ़ी है ना, तो इंटर आपको 6 घंटे लगानी पड़ेगी। और ये आपको पता है कि मैट्रिक कितने घंटे लगा के पढ़ी, उसे 2 घंटे इंक्रीज खुद करना पड़ना। और अभी से अपने अंदर कंसिस्टेंसी ले। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज समझा रहा हूँ, ये बार बार चीज़ें नहीं समझाई जाती, क्योंकि आगे लास्ट दिनों में हमने जब आप तो रिलैक्स है ना, हमें पता कि कवर हो जाएगा। जब लास्ट डेज चलते हैं ना, तब वो टेंशन रहती है, कवरेज नहीं रहती। फिर जो हो गया फिर उस पर गुजारा करते हैं, जैसा उम्र आया था, जो हो गया उस पर गुजारा किया ना, यही दिन है। इस पे जो कर लिया उस पर गुजारा किया जा सकता है। अगर बाद में करोगे तो फिर जो होगा उस पर गुजारा किया जाएगा। तो अभी से जो कर लिया बेटा, उस पर गुजारा किया जा सकता है। तो अभी से हर चीज कवर करो जितना कर सकते हो। जो चीज मुश्किल लगती है वो इन दिनों में खत्म करो उसे करके, और जो चीज आसान लगती है उसे बार बार करो। आपके पास टाइम है इसलिए बात करता हूँ। चलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक था, आज बात बहुत होगी। रियल एंड अपेरेंट बेटा बहुत आसान है बेटा नॉलेज, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड आ रही है तो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अपवर्ड जा रही है तो ग्रेविटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इतना कंसेप्ट बेटा आपको समझ आ गया तो आपको रियल और पिरामिड इंपॉर्टेंट लॉन्ग समझ आ गया। ग्रेविटी डाउनवर्ड आते हुए क्या करती है और अपवर्ड जाते हुए डिक्रीज। अब रियल एंड अपेरेंट वेट की बात कर रहे हैं, तो मैं इस वेट को पहले समझा दूं। वेट और मैस में फर्क होता है। मैं अगर आपका पूछूं वेट कितना है, फर्क है। अगर मैं पूछूं आपका मैस कितना है, फर्क है। वो कैसे फर्क है उसको अभी देख लेते हैं। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया? अब वेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mg। अगर किसी मैस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो वो क्या होगा? वेट होगा। वेट का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। और इसकी क्वांटिटी कौन सी है? यानी वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? लेकिन मैस फिक्स रहता है। अगर आपका मैस 60 kg का है ना, तो आपका मैस फिक्स ही रहेगा, वेट चेंज होगा। आ रही समझ या नहीं आ रही? जिसका वेट सब, जिसके ऊपर ग्रेविटी सबसे कम एक्ट करेगी उसका वेट सबसे कम होता जाएगा, जिस पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा एक्ट करेगी उसका वेट ज्यादा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक फर है, मैं उसको एयर से ड्रॉप करवाता हूँ, उस पर ग्रेविटी कम एक्ट करेगी एज कम्पेयर टू अगर मैं एक भारी मास, एक स्टोन, वो जल्दी बैठो अभी शुरू हुए हैं, स्टोन पे क्या करेगी ज्यादा। एक फर्ड मैं ले लेता हूँ और एक स्टोन ले लेता हूँ। ठीक हो गया? आप कहोगे सर इस पे ग्रेविटी क्या है, कम एक्ट कर रही है, तो इसका वेट भी क्या हो जाएगा? लेस। आप कहोगे स्टोन पे ग्रेविटी ज्यादा एक्ट कर रही है, तो इसका वेट भी क्या कंसिडर हो जाएगा? अगर लेट करो एक मेरा
अब इस स्टोन से ज्यादा वेट मेरा हो सकता है, तो मेरे पे ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी। आ रही है समझ? अब मैं एक स्टेबल हूँ जमीन के साथ, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो जमीन के साथ स्टेबल नहीं है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। एयर के पार्टिकल्स पे ग्रेविटी क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। ठीक हो गया? एयर पे पार्टिकल पे क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। इसलिए एयर के पार्टिकल का मास कितना होता है, वो भी क्या होता है, इतना होगा कि निग्लिजिबल होगा। आ रही समझ? मेरे पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मेरा वेट है, इन पे ग्रेविटी इतनी एक्ट करती है कि निग्लिजिबल होती है, इसलिए उनका मास भी क्या होता है, तो उनका वेट भी क्या होगा। इसी तरह जब हम एस्ट्रोनॉट्स पे जाते हैं, आपने देखा होगा सैटेलाइट के अंदर लोगों को देखा होगा हवा में उड़ते हुए, तभी तो पार्टिकल्स भी हवा में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उनका उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। यानी हम जब बाहर जाते हैं तो उन पर क्या करती, ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, तो हमारा वेट क्या हो जाता है, जीरो। मैस होता है, हमारा मैस होता है, लेकिन हमारा वेट क्या हो जाता है, जीरो। हमारा मैस होता है, ये नहीं कह सकते सर आपका मैस भी जीरो होगा, मैस होगा हमारा। हमने सैटेलाइट के अंदर देखता ना बंदों को उड़ते हुए हवा में, किस किसी ने देखा हुआ, नोट किया हो किसी ने देखा, तो वो क्या करते हैं अपने आप को, उनका वेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि उन पर ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करती। आ रही है समझ? यहाँ तक समझ आ गई। और एक बात हमें यह भी समझ आ गई, जिस जिस हम अपवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, यानी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, यानी वेट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जिस तरह डाउनवर्ड आएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी और वेट भी क्या करेगा, इंक्रीज। वेट, मैं फिर कह रहा हूँ मैथ नहीं, वेट। वेट और मैथ में डिफरेंस हुआ करता है। और इसको रेज कर रहा हूँ और आगे मैं आपके सामने कुछ बातें मजीद करूँगा और उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। इसलिए आपको हवा के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स आपको हवा में नजर आएंगे, और इसलिए हम आपको ज़मीन पे नज़र आएंगे, क्योंकि हमारा ये देखो हम फ्लैट, ठीक है, ये एक मैन है और इस पे वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड, क्योंकि इस पे ग्रेविटी की क्या भी लगती है, डाउनवर्ड लगती है। मैन बनाया नहीं लेकिन एक मैन, ठीक है। मैं जिससा जंप करता हूँ फिर ग्रेविटी मुझे क्या करती है, नीचे। अब मैं, ये मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, मैं नीचे जा नहीं पा रहा, धंस नहीं पा रहा। अगर ये ग्रेविटी की बजाय मैं कोई और ऐसी फोर्स ले आऊँ वो नीचे की तरफ खींचे जो मेरे नॉर्मल फोर्स से ज्यादा होगी, तो मैं क्या करूंगा, जमीन में धंस जाऊंगा। तो मैं इसलिए नहीं धंस पा रहा क्योंकि मेरे ग्रेविटी के अगेंस्ट मेरे एक नॉर्मल फोर्स बैलेंस करे रखे हुए। अगर मैं नॉर्मल फोर्स लेट करो, मेरे पास नॉर्मल फोर्स भी 9.8 हो और ग्रेविटी की वैल्यू भी 9.8 हो, तो बैलेंस है, लेट कर लो। ऐसे ही है। अगर मैं नॉर्मल फोर्स इंक्रीज करता हूँ, देखो मैंने इंक्रीज किया तो मैंने इस जमीन की सरफेस को क्या किया, छोड़ दिया। जब तक मैं इंक्रीज करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक मखसूस टाइम तक ही पैदा कर सका फोर्स, और मेरी फोर्स उसके बाद क्या होगी, जीरो। हो सकता है कि आप इससे ज्यादा फोर्स पैदा कर सको और जमीन से और ज्यादा ऊपर उठ सको। यानी मैं जैसे नॉर्मल फोर्स से अपनी फोर्स ज्यादा करता जाऊंगा तो ग्रेविटी मेरे पास उतनी कम एक्ट करेगी, और जैसे मैं अपनी नॉर्मल फोर्स को वापस डिक्रीज करूंगा तो ग्रेविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी और मुझे अपनी जगह पे वापस ले आएगी। यही वजह होती है कि हम जमीन की सरफेस को लीव नहीं कर पाते, छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम एक मखसूस टाइम तक अपनी फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, परमानेंट अपनी फोर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर परमानेंट अपनी फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो हम उड़ते नजर आएंगे। जैसे मैं पीछे रॉकेट मान लूं, वो क्या करता है, अपनी फोर्स को फिक्स रख सकता है, उसके अंदर में फिक्स फोर्स, वेरिएबल फोर्स दे सकते हैं, तो तब तक हम हवा में उड़ते नजर आएंगे। जैसे ही वो भी अपनी फोर्स को खत्म कर लेगा तो क्या करेंगे, हम धर्म से ऊपर से नीचे गिरते नजर आएंगे। आई समझ इन बातों की? चलो जी, अगली बात, रियल एंड अपेरेंट वेट क्या होता है। पहले रियल वेट की बात करता हूं। अगर किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी पुल करे तो उसका क्या होगा, रियल वेट। हाँ, नीचे की तरफ पुल करे ना, खींचना। अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करे ग्रेविटी की फोर्स, तो उसका बोलते हैं, उसका रियल वेट है, उसका
रियल वेट है। क्लियर हो गया। और इसको मेयर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से मेथड से। हमने स्प्रिंग बैलेंस मेथड 9th के अंदर पढ़ा होगा। ठीक हो गया। स्प्रिंग बैलेंस मेथड से इसको आप जो नॉर्मल बैलेंस होता है, जैसे एक मैं कंडे के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ तो वो स्प्रिंग बैलेंस है, वो मेरा वेट बता देगा उसको इजीली, क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। वो इस तरह का बना नजर आता है। ऐसी हुक होती है। हुक कैसे होती है? ऐसे हुक होती है। मैं इस पे कोई चीज लटकाता हूँ, इधर एक मास बांध देता हूँ, तो यहाँ पे रीडिंग लिखता हूँ मैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। जैसे स्प्रिंग पे वजन आता है तो इस मैस का क्या आ जाता है? वेट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या जाता है? वो 3 kg का, 3 न्यूटन का क्या है इसका वेट है। मैस नहीं, इसका वेट बता देता है। क्लियर हो गया? 3 kg का इसका वेट है, इसलिए इसको स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। यानी अगर इसका वेट 3 kg हो तो इसका वेट कितना होगा? मैं कह सकता हूँ 30 न्यूटन। मैं कह सकता हूँ कि 13 न्यूटन का वेट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये फ़र्क है मैस और वेट को फाइंड करने का। अगर इसका मैस अगर बता रहा तो मैं वेट फाइंड कर सकता हूँ। लेट गो स्प्रिंग हमें मैस बता रहा 3 kg, तो इसका वेट कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 29 समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेट में इसको 30 समझ लूँगा। आगे समझिए इसको बैलेंस किससे किया जाए, इसको फाइंड किससे किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस। दो ही बातें, क्योंकि लॉन्ग की तरफ आ गए, मैं आपको बातें समझा सका हूँ। अब पेरेंट वेट क्या होता है? अगर रियल वेट से लेट करो, मैं हुदा को कहता हूँ कि मेरे शोल्डर पे आ जाए और मैं स्प्रिंग के साथ लटक जाता हूँ, तो वो किसका वेट बताएगा? दोनों का बताएगा। मैंने तो अपना फाइंड करना है, तो इसका वेट तो बता ही नहीं पा रहा। वो मैं बेटा मैं लटका हूं ना। लेट करो एक मैं नीचे बैलेंस रख लेता हूँ, जो फंडा जिसे कंडा बोलते हैं, बैलेंस उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। आ गया ना उसके ऊपर, मेरा वेट बता रहा है वो एग्जैक्ट। मैं हुदा को भी अपने शोल्डर पे बैठा लेता हूँ, तो वो किसका वेट बता रहा है? वो हुदा का बता रहा है, ऊपर वाला बता रहा है। या वो मेरे जो पाँव के साथ जो उसको वेट फील हो रहा है, यानी जितनी ग्रेविटी के साथ वेट फील हो रहा है वो बता रहा है। उसको क्या पता हुदा मेरे ऊपर है या नहीं है? मैं पूछ अपना हूँ, लेकिन यानी मेरा वेट किस में चला जाएगा? अपेरेंट वेट में। मेरा वेट किस में चला जाएगा कि वो प्रिसाइज नहीं कर पाएगा या प्रिसाइज कर पाएगा? वो वेट बैलेंस प्रिसाइज नहीं कर पाएगा। तब जो वेट आएगा मेरे पास, यानी जब वो समझ लो, लेट करो मैं इसको नीचे से फोर्स लगा के खींचता हूँ, तो वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेट करो वेट इंक्रीज किया 50 न्यूटन, तो रियल वेट क्या है उसका? तो अपेरेंट वेट क्या आ गया? समझ आया? अगर मैं ये फाइंड ही ना करूं, लेट करो मैं मैथ थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, और मैं फोर्स लगा देता हूं उसके वेट मेयर करने से पहले पहले, वो वेट मुझे दे देता है 60 न्यूटन। तो ये इसका कौन सा होगा? अपेरेंट वेट हो गया। इसका रियल वेट बताओ कोई। 40? वाह बड़ा तुक्का लगाया तूने। किस तरह 40? 4 kg। मैथ तो आपको पता ही नहीं है। मैं छोड़ूंगा तो फिर ही रियल वेट आएगा ना, मैं तो रियल वेट आने ही नहीं दिया उसका। अंदाजा क्यों लगाना है? वाह। तो आप कहोगे सर इसकी जो हमने फोर्स अप्लाई की हुई है उसको रिमूव करें, हमें इसका रियल वेट बता दें। बात करता रियल वेट तो इसने बताना है आपको। आ रही समझ? तो ये अगर एक एक्सटर्नल और फोर्स उस मैच के ऊपर लग रही है तो वेट चेंज हो जाएगा। आ रही समझ? चलो एक और मैं बात करता हूँ। इसी मैच स्प्रिंग सिस्टम की बात लंबी होती जा रही है, मैं इसी मैच स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। 1 2
3 4 आ जाओ आ जाओ। अब मैं इसके साथ रस्सी रस्सी बांध देता हूँ, इसके साथ मैं मैश बांध देता हूँ। ठीक है, इसका वेट किधर होगा और टेंशन की फोर्स कहाँ होगी? क्लियर है? अब वो ये कहते हैं कि ये इसका क्या है, क्योंकि इस पर कोई सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, तो इसका क्या रियल वेट यहाँ पे होगा। तो ये जो वेट होगा, ये रस्सी का जो वेट होगा वो क्या होगा? सिर्फ रस्सी का वेट। रस्सी का वेट क्या रियल वेट है? तो रस्सी का जो ये रोप का वेट है ये क्या हो जाएगा? क्योंकि रस्सी का वेट रियल नहीं है, ये रस्सी का वेट रियल हो सकता है कोई 100 ग्राम 100 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम हो सकता है। समझ आ रही है कि ख्यालों में अभी अभी पक्का मेरे क्वेश्चन करने हैं, फिर सोचते रहना। आ रही समझ? अब भी रस्सी का रियल वेट नहीं है, जैसे ही मैं इसको मैश को रिमूव करता हूँ इसका रियल वेट है, इस पर फुल ग्रेविटी एक्ट करे, लेकिन जो रोप है उसका वो वेट क्या है? अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बुक पे अपेरेंट वेट की एग्जांपल यही है, तो इसीलिए अपेरेंट वेट कई किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई की साथ मेरा जो फोर्स थी वो अपेरेंट वेट होगी, तो यहाँ पे अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड था। यहाँ तक समझ आ गई है या नहीं आई समझ? तो ये मेरे पास था बेटा रियल और अपेरेंट वेट का डिफरेंस। ठीक है, अब इसको प्रीसाइज नहीं कर सकते, रोप का वेट प्रीसाइज कर सकते हो? ये मुझे दे रहा है वेट 40 न्यूटन, ये जो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है मुझे वेट कितना दे रहा है? 40 न्यूटन। बताओ रस्सी का वेट कितना? या वो रस्सी का वेट सेपरेट करके बताएगा? हाँ, उसका मैथ, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस नहीं दे रहा, स्प्रिंग बैलेंस इन दोनों का इकट्ठा फाइंड करके बता रहा है। आ रही समझ? वो सेपरेट नहीं बता रहा। तो एक रियल वेट है और एक मेरे पास वेट है, और जो मेरे पास जो अब का जो वेट आया वो क्या होगा? अपेरेंट वेट होगा जो 40 न्यूटन है, क्योंकि उसमें रोप का वेट इंक्रीज किया। अक्सर हमने देखा होगा बैलेंस सिस्टम के अंदर जब कोई चीज़ बाजार में जाते हैं तो जो बॉल होता है ना उसका पहले वेट फाइंड कर लिया जाता है, ऐसे ही है। जो बॉल होता है ना उसका वेट, फिर हम जो कोई और चीज़ ऐड करते हैं ना तो मशीन खुद ब खुद उस वेट को क्या करती रहती है? माइनस करती रहती है। क्या वो बॉल बेटा हमने बैलेंस किया होता है, उससे बटनों के साथ बैलेंस किया होता है, याद रखना। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो उसका वजन बताएगी वो। तो वो क्या करती है मशीन, वो माइनस कर देती है अपेरेंट वेट से रियल वेट को, तो उसकी फोर्स आ जाती है। जो अपेरेंट वेट होता है वो रियल वेट से माइनस कर देती है, तो वो हमें बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो हमें उसकी रीडिंग दे देता है, वो हमें उसकी रीडिंग दे देता है। आ रही समझ? इस तरह मेरे पास फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इसका एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ। अब जो इन्होंने मुझे आपकी बुक में, ये तो सिर्फ एक शॉर्ट की तरफ समझाने की कोशिश थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उधर समझ आइए आपको। अब देखो मजीद आगे क्या करते हैं। अब मैं एक जिस्म को लिफ्ट पे बिठा दूं, ठीक हो गया? अब वही लिफ्ट के ऊपर मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं एक लिफ्ट, ये लिफ्ट है बेटा मेरे पास, इस लिफ्ट के 4 केस डिस्कस करने हमने, जो लॉन्ग के तौर पे हम लिखेंगे भी। ठीक हो गया? किस तरह की बेटा? पश्तो की कितनी किस्म की है? तो बस ये देख ले कि लिफ्ट है, तो अपनी कहानी ना सुना के कितनी किस्म की, किस तरह की। ठीक है, क्या स्टेयर लिफ्ट और जो सी मर्जी लिफ्ट है बस, लेकिन उस लिफ्ट के साथ ये हमने जो स्प्रिंग बैलेंस है ये बांध देना है। ठीक है, वो बेशक स्टेयर लिफ्ट के साथ बांध देना, बेशक खुद के साथ बांध देना, बेशक ये वाली लिफ्ट के साथ बांध देना। कितनी है?
आमने बामने, मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूँ और लिफ्ट के ऊपर वो एक मुझे छत नज़र आती है। जी अंदर बांधनी, और कैसे बांधनी है, बाहर कैसे बांधनी है बताओ। सही है भाई। चलो, और यहाँ पे मैंने एक मैस लटका दिया, ये डाउनवर्ड होगा वेट और ये अपवर्ड होगी इसकी टेंशन। ये इसका होगा रियल वेट और ये इसका होगा अपेरेंट वेट, और यहाँ पे रीडिंग आएगी मेरी। ये लिफ्ट मैंने सिस्टम कर दिया। क्लियर हो गया, ये पहला पार्ट है। जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होगी, सबसे पहले बात करते हैं, जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होगी तब केस में क्या होगा। जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होगी तो यानी ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, तो ये आपस में क्या ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ। क्लियर है। नंबर 2 पे, यहाँ पे क्योंकि लिफ्ट एट रेस्ट की हालत में है तो लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म होती तब एक्सेलरेशन क्या होती चश्मान, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती। एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर मेरे पास लिफ्ट यूनिफॉर्म कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन क्या होती, जीरो। यानी इन दोनों केस में फोर्स क्या हो जाता है, इन दोनों केस में फोर्स क्या हो जाती, जीरो, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रियल वेट अपेरेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे जब कोई रेस्ट की हालत में होगी। इसी तरह ही है ना हमारा, नहीं समझ आई, इसकी नहीं समझ आई, इस फार्मूले की समझ आई है। जब कोई दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं ऑपोजिट वेक्टर। ये दूसरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के। अब फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये किस में है, लिफ्ट किस में है, आ रही है समझ। और अब लिफ्ट जब मेरे पास अपवर्ड जाएगी तब केस क्या होगा, ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, फिर क्या होगा, वेट भी आ रही है समझ। अपेरेंट वेट भी इंक्रीज करेगी, अपर में ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। नहीं यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे सिस्टम कोई और है। इधर देखते हैं अपवर्ड में क्या केस है वो डिस्कस करते हैं। डिक्रीज, ग्रेविटी डिक्रीज ही करनी है अपवर्ड के, यहाँ पे ग्रेविटी डिक्रीज ही करनी है, ठीक है। लेकिन टेंशन की फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास फार्मूला ही गिवन है, क्या मेरे पास फार्मूला गिवन है, F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे F इज इक्वल टू लगा दूं प्लस वेट आ जाएगा इधर, ठीक है। अब इसका मैं केस बताता हूँ, ग्रेविटी तो डिक्रीज करेगी लेकिन इसका मैं केस बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। लेट करो आपको मैंने एक स्प्रिंग के साथ लटका दिया, यहाँ पे स्प्रिंग के साथ लटका दिया, तो आपको जो अपना वेट है वो फील ही नहीं होगा, ऐसे ही है। जैसे ही मैं उस स्प्रिंग को ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो आप जमीन से क्या करते हो, ऊपर की तरफ उठ जाते हो, ऐसे ही है। आज जमीन से, ये जमीन है और ये एक आदमी है और ये उसका एक गिरेबान है और इस पर मैं बांध देता हूँ। जब तक ये जमीन के साथ अटैच था इसको अपना वेट फील नहीं हो रहा था। जैसे मैं इसको ऊपर लेके गया यानी जमीन की सतह से ऊपर, इस तरह ये तकरीबन लेट करो 14
घंटे के लिए क्या हो सकता था, खड़ा हो सकता था। जैसे ही मैंने इसको ज़मीन की सतह से थोड़ा सा ऊपर किया, तो अब ये कितनी देर तक इस हालत में रह सकता है? चलो जी, हम कहते 5 घंटे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले 14 घंटे ज़्यादा बोल दिया था। हुक के साथ लटकाया, गले के साथ नहीं लटकाया, क्या हो गया? तुमसे मार ही दिया। ठीक है, आ रही समझ? क्यों ऐसा क्या हुआ कि अब वो अपना टाइम कम कर रहा है, अब उसको अपना वेट फील हो रहा है। क्यों वेट फील हो रहा है? क्योंकि उस पर ग्रेविटी वो अपना वेट, जैसे जैसे इसको ऊपर करता जाऊंगा, इसको अपना वेट और ज्यादा फील होता जाएगा, उस पर और ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करती जाएगी। आ रही समझ? ये सीन ये वाला था जो मैंने ये करवाया। जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी, जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी, तो इस टेंशन की फोर्स को इसकी फोर्स के करने की क्या ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करती नजर आएगी, तो इस टेम्पेरेंट वेट को क्या होगा, इसका वेट ज्यादा फील होगा। इस टेंशन की फोर्स को इसका वेट ज्यादा फील होगा। कितना ज्यादा फील होगा? एम में ज्यादा। यहाँ पे टोटल वेट रियल अपेरेंट वेट के तो इक्वल है, लेकिन वहां पे अपेरेंट वेट कितना ज्यादा हो गया? एम में ज्यादा नहीं हो गया? अगर वेट में एम में ज्यादा कर दूं तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा? वेट से एम में ज्यादा हो जाएगा। अगर वेट मेरे पास 5 न्यूटन हो और एम में मेरे पास यानी फोर्स मेरे पास कितने न्यूटन हो, जिस फोर्स से वो उठाएगा टेंशन, वो 10 न्यूटन हो, तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा? कितना ज्यादा निकला? टोटल वेट ग्रेटर देन निकला, अपेरेंट वेट ग्रेटर देन निकला। कितना निकला? जितना एम में ज्यादा था उतना ही ज्यादा निकला। अगर एम में 0 था तो अपेरेंट वेट निकला कितना? रियल वेट के। अगर इस केस में क्या हुआ कि अपेरेंट वेट कितना ज्यादा निकला? एम में ज्यादा निकला जब लिफ्ट अपवर्ड हुई। और जैसे ही लिफ्ट डाउनवर्ड हुई, डाउनलोड लिखने लगा था। अब जब लिफ्ट डाउनवर्ड आई, तब क्या सीन हुआ? ये दो सीन हमने पढ़ लिए। जब डाउनवर्ड आई, जैसे ही मैं इस रोप को डाउनवर्ड करूंगा तो क्या होगा कि ये वापस किस हालत में आने की कोशिश करेगा? आरी इनर्शिया पता है किसको कहते हैं? कि बॉडी रेजिस्ट करेगी। ये इसको लूज करेगी डाउनवर्ड, ये अपने आप को किस हालत में रखेगा? इसी हालत में रखेगा। ज्यादा देर नहीं रख पाएगा, नैनो सेकंड के लिए, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो क्या करेगा इसको? तो टेंशन की फोर्स भी, वेट की फोर्स भी, तो दोनों की फोर्स क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा? आई समझ? तो यहाँ पे केस क्या बनेगा? आई समझ? तो यहाँ पे इससे कम नहीं हो जाएगा? लेट कर लो आपके पास एम में 10 है, एम में 20 है, और मेरे पास वेट कितना है? 15 है। तो अपेरेंट वेट कितना आ जाएगा? 5। तो हमने देखा नहीं इस केस में टी क्या हुआ? लेस देन हुआ। वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करने पे पता चला रियल वेट कब ज्यादा होता है और रियल वेट कब कम होता है। रियल वेट तब ज्यादा होता है जब बॉडी अपवर्ड जाती है, और अपेरेंट वेट कब ज्यादा होता है? जब बॉडी डाउनवर्ड है। ये गलत बता दिया। रियल वेट कब ज्यादा होता है? जब बॉडी डाउनवर्ड आती है, और रियल वेट कब कम होता है? जब बॉडी अपवर्ड जाती है। रियल वेट इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैंने वेट रियल वेट की तो बात की थी,
रियल वेट ही तो मैंने कहा था कि ग्रेविटी के ऊपर एक्ट करता है। रियल वेट कम हुआ कब? जब बॉडी अपवर्ड गई। रियल वेट कब हुआ ज्यादा? जब रियल बॉडी डाउनवर्ड आई। आगे समझ? अपेरेंट वेट कब हुआ ज्यादा? अपेरेंट वेट कब हुआ ज्यादा? जब बॉडी अपवर्ड गई। और अपेरेंट वेट कब हुआ कम? जब बॉडी डाउनवर्ड आई। ये चार केस आप याद कर लो एमसीक्यूज के लिए, कंफ्यूज ना करना। रियल वेट ग्रेविटी के ऊपर एक्ट कर रहा है, अपेरेंट वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। आ रही है समझ? ये चार बातें हैं जो हमने पढ़ ली हैं कि रियल वेट सेम टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, अपेरेंट वेट अगेंस्ट ऑफ दी ग्रेविटी एक्ट करता है, क्योंकि ग्रेविटी अपवर्ड जाते हुए क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो रियल वेट भी क्या कर रहा है? हाँ, डिक्रीज करती है, सॉरी। ये पता है डिक्रीज करती है, वो नहीं पता था कि वेलोसिटी कांस्टेंट करने पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। और रियल वेट क्या करेगा? डिक्रीज। ये देख लो, इस केस पे देख लो, ये अपवर्ड केस है। अपवर्ड केस में क्या कर रहा था? अपेरेंट वेट क्या कर रहा है? अपेरेंट वेट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और वेट क्या कर रहा है? ये रियल वेट है ना। और जब ग्रेविटी डिक्रीज की, ग्रेविटी इंक्रीज की, रियल वेट भी क्या किया? इंक्रीज किया। इसका उल्टा लगा देना आप, जो भी लगाना अपेरेंट वेट पे। आगे समझ? अब लास्ट एंड फाइनल केस, चौथा केस। तीन केस पढ़ लिए, एक लिफ्ट रेस्ट के हालत में थी, एक लिफ्ट अपवर्ड थी, अब लिफ्ट डाउनवर्ड थी। अब लिफ्ट को मैं फ्री फॉल कर दूं, तब क्या होगा? फ्री फॉल आने में ये रस्सी को ही तोड़ दूं, इसको मैं 10 मीटर की हाइट पे लेके जाके मैं रस्सी को फ्री फॉल कर दूं, इस पूरे वेट को फ्री फॉल कर दूं। वाओ। रियल और अपेरेंट वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? नीचे तो आएगी बेटा। क्या कह रहे? हाँ जी। और अपेरेंट वेट क्या करेगा? सोच लो फिर, मुझे तो कुछ और लगता है। अपेरेंट वेट क्या हो गया यहाँ पे? जीरो हो गया। इस केस को देखना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे W किसके इक्वल आ गया? mg पे। और मेरे पास फार्मूला क्या था? ओ, मेरे पास फार्मूला यही था। और मेरे पास देखो, टेंशन फाइंड करने के लिए टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। फ्री फॉलिंग पे फोर्स क्या होती है? ये तो mg है, ये ma किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा। या इतना कम हो जाएगा कि वो निग्लिजिबल हो जाता है। इसकी भी एग्जांपल दूं, समझाने की कोशिश करूं कैसे? समझ आ गई है कैसे? मुझे आप समझा दें क्या? बेटा ये तो सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करके बता दिया कि फ्री फॉलिंग एम में mg के इक्वल होता है। चलो जी बच्चों, ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट लॉन्ग था। एक दफ़ा मैं देख लूँ, बाद में लिखेंगे, इसको देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने कैसे जाना है। बच्चा भाई पता कब का इंतज़ार कर रहा है। ये बेटा वेट है, द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वो कब के कर रहे हो तुम? हाँ जी, इसकी रीडिंग कर ली? इसकी रीडिंग करो, यहाँ तक रीडिंग करो, यहाँ तक रीडिंग करके मुझे बताओ। यही कह रहा हूँ कि सर जी इसका ना एक ही लॉन्ग है।
तो ये लॉन्ग हाफ का मतलब रीडिंग भी हाफ कर लेते हैं। नहीं, रीडिंग पहले करो, लॉन्ग ना हाफ करो, पहले रीडिंग करो भी बैठ के, फिर मैं लॉन्ग दूंगा। रीडिंग कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके हाफ कर लो ना बैठ के, रीडिंग यहाँ तक कर लो, रीडिंग पूरी करनी है। सफदर को आई समझ? चलो सफदर को भी समझा देते हैं। द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी W इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे mg। रियल वेट द वैल्यू पुल व्हेन द बॉडी लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कोई बॉडी लाई सरफेस ऑन तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटी उसे पुल करेगी, उसे क्या बोलेंगे, उसका रियल वेट। अपेरेंट वेट कैसे बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर प्रीसीव इट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जर्वर प्रीसीव इट। ऑब्जर्वर आपके वो टेंशन थी, आपको पता चल गया, वो ऑब्जर्व कर रही थी दोनों चीज़ों को, तो वो ऑब्जर्वर क्या हो गया था मेरे पास, रियल नहीं अपेरेंट वेट हो गया था, जो ऑब्जर्वर था, जो स्ट्रिंग थी। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द रियल एंड अपेरेंट वेट इज द रियल वेट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट एग्जिस्ट इन द रियलिटी। जो रियल वेट होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन जो अपेरेंट वेट है वो रियलिटी होता नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई हिस्सा प्रिसाइज होता है। जिस तरह मेरे ऊपर हुदा चढ़ गया था, तो वो जो बैलेंस ने बताया था वो प्रिसाइज था, उसे प्रिसाइज करना पड़ता था, तो वो मेरे पास क्या हो गया था, उसका अपेरेंट वेट आ गया था। तो इसी तरह ही मेरे पास ऑब्जर्वर परसीव्ड दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी व्हिच कॉज द ऑब्जेक्ट बी अट्रैक्टेड टू द अर्थ। उसके बाद देखो बेटा एक्सप्लेनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन आपके कंसीडर ऑब्जेक्ट मैस टाइट टू अ स्प्रिंग बैलेंस, मैंने आपके सामने एक मैस को टाइटली बंद कर दिया था, अटैच कर दिया था, और उसको लिफ्ट की सीलिंग के साथ क्या कर दिया था, अटैच कर दिया था, लिफ्ट की सीलिंग के साथ, ना कि लिफ्ट के ऊपर चढ़ के, ना लिफ्ट के नीचे उतर के। ठीक हो गया। द रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस रिप्रेजेंटेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इट इज डिनोटेड बाय T एंड इज कॉल्ड अपेरेंट वेट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। उसके बाद व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट इज द मूविंग अपवर्ड, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। एंड से आप बच्चों ये लिखा करोगे आफ्टर दी ऑफ, क्योंकि मैंने इंग्लिश भी अब फोकस करना है, इंग्लिश हमारा ठीक नहीं